उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली आगामी लेक्चरर परीक्षा की तैयारी कर रहे आप सभी प्रतिभागियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं नीलेश सनवाल, लेक्चरर फिजिक्स 2022, मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पी प्रश्न राधाकृष्णन आयोग और मुदालियर आयोग में से मिक्स करके। राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग एंड विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो हमारा सिलेबस है लेक्चरर स्क्रीनिंग परीक्षा का, उससे संबंधित मैं वीडियो ऑलरेडी पहले अपलोड कर चुका हूं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, अभी वर्तमान में न्यूज़पेपर के माध्यम से हमारे जो भाजपा नेता हैं श्री रविंद्र जुगरान जी, उन्होंने हमारे सचिव जो शासन से हैं उनके थ्रू बात की है कि लेक्चरर परीक्षा में स्क्रीनिंग को यहाँ पर हटाने की मांग की गई है। और सचिव स्तर से, शासन स्तर से शिक्षा निदेशालय को बार बार पत्र जारी किया गया है, लेकिन न्यूज़पेपर में ये भी आया था कि अभी शिक्षा निदेशालय की ओर से किसी पत्र का उनको वापस मीन्स उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई है। लेकिन मैं सभी प्रतिभागियों से यह कहना चाहूँगा कि सभी लोग आजकल मैसेज से या कॉल से पूछ रहे हैं कि सर इसमें लेक्चरर परीक्षा होगी या नहीं होगी, तो इस पर ना तो मैं अभी कुछ स्पष्ट कह सकता हूँ, ना ही आप ऐसी अभी कोई स्पष्ट कह सकता है, क्यों तो उस पर जो भी निदेशालय स्तर से, शिक्षा विभाग से जो भी लेटर जाएगा उसके बाद ही हम कुछ कह पाएंगे। लेकिन इससे क्या हो रहा है कि जो हमारे अभ्यर्थी हैं वह अपनी तैयारी से थोड़ा सा भटक रहे हैं। मीन्स वो कुछ समय के लिए ऐसा सोच लेते हैं कि स्क्रीनिंग आएगा नहीं आएगा तो हम इसको पढ़ें या ना पढ़ें। आप इन सब चीज़ों से अपने आप को मुक्त रखिए, आप इन पर ज़्यादा फोकस मत करिए, आप अपने प्रिपरेशन को जारी रखिए। अगर आप इसके चक्कर में प्रिपरेशन को कहीं कम करेंगे, तैयारी में कहीं कमी आएगी और हो सकता है कि स्क्रीनिंग हो ही, ऐसा हम डेफिनेटली कह नहीं सकते कि स्क्रीनिंग हट जाएगा, क्योंकि इसमें अगर स्क्रीनिंग हटता है तो इंटरव्यू कराने की बात है। लेकिन ऑलरेडी पहले ही आयोग स्तर से या फिर भारत सरकार की ओर से भी कहा गया कि तो लेक्चर की परीक्षा समूह ग लेवल की परीक्षा है, इस पर इंटरव्यू नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं टीचिंग एप्टीट्यूड से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। हो सकता है कि जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो जीएस वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, लेकिन जो भी होगा अभी हम फिक्स नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं टीचिंग एप्टीट्यूड का पोर्शन रहने के चांसेज हैं। तो इसलिए आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड की अपनी तैयारी तो रखिए, साथ में जो जनरल रीजनिंग है आप स्क्रीनिंग को 2 घंटा दीजिए ही दीजिए। क्यों तो आप अभी ये मान के नहीं चलिए कि एकदम से हट जाएगा, ठीक है। क्यों तो विगत वर्ष जब हमारा रिजल्ट आ रहा था 2022 में, जिसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, तो उस समय भी 25% पद वृद्धि के लिए भी सरकार से बार बार कहा जा रहा था, लेकिन उसमें कोई पद वृद्धि नहीं हुई। तो आप लोग ऐसे उसमें मत रहिएगा, इतना मेरा आप लोगों को सुझाव है। आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखिएगा। हालांकि ये होता है कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, जिसकी अपनी सब्जेक्ट में कमांड होती है, उनको जो थोड़ा सा जीएस वाला पोर्शन होता है, ये सब चीज़ें थोड़ा टफ पड़ती हैं। लेकिन परीक्षा एक ऐसी चीज़ है जहाँ चैलेंजेस आते हैं, मेरे सामने भी आए थे। हमको चैलेंजेस को वहाँ पर एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। तो वो मांग है, अगर उसको सरकार मानती है तो ठीक है। लेकिन मैं जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं उनसे मैं भी ये कहना चाहूँगा कि जिस समय स्क्रीनिंग आया था उस समय मैंने अपनी सब्जेक्ट की तैयारी को बिल्कुल बंद कर दिया गया था, क्यों तो मेरा भी जीएस का पोर्शन सही नहीं था। मैं भी एक फिजिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैंने सब्जेक्ट को हटा के पूरा ध्यान स्क्रीनिंग पर ही दे दिया था, क्यों तो मेरे लिए भी एक टफ चैलेंज था स्क्रीनिंग को क्वालिफाई करना। लेकिन जो अपने सब्जेक्ट में जिनको अच्छी पकड़ है उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप एकदम अभी यह मान आप की तरफ से कहा गया है कि हाँ स्क्रीन को हटाइए, लेकिन आप जब तक कोई ऑर्डर नहीं आ जाता तब तक आप बिल्कुल ये मान के नहीं चलिएगा कि स्क्रीनिंग हट ही जाएगा, और अपनी तैयारी को रोकेगा मत। अपनी तैयारी आप करते रहें। जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, मीन्स जो जिनकी अच्छी पकड़ है सब्जेक्ट में, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप स्क्रीनिंग के लिए भी फिलहाल तब तक अपने आप को प्रिपेयर रखें जब तक कि स्क्रीनिंग हट गया है करके लोक सेवा आयोग की तरफ से या शिक्षा निदेशालय से शासन को या लोक सेवा आयोग को कोई लेटर चला ना जाए। तो इसी क्रम में अब आगे स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हुआ है वो इसको उनको देख लीजिएगा। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि पहले मैं अभी डिटेल लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, उसके बाद से मैं एमसीक्यू आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा,
तो स्टार्ट करते हैं। अब ये एमसीक्यू, अगर आप ध्यान दीजिएगा पहले क्वेश्चन का आंसर स्वयं से देने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद से फिर आप आंसर को सुनिएगा। तो देखिए सर, पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पे, भारत सरकार ने राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति कब की? तो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन में है। 4 नवंबर 1948 को, 4 दिसंबर 1949 को, 4 नवंबर 1949 को या 4 जनवरी 1948 को। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, आप लोगों ने देखा होगा, तो इसका जो सही करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है, फर्स्ट है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नवंबर 1948 को राधा कृष्णन कमीशन की क्या हुई थी, हमारी नियुक्ति हुई थी। ठीक है, अब इसी पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वतंत्र भारत में गठित प्रथम शिक्षा आयोग निम्न में से कौन था? आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, स्वतंत्र भारत में गठित प्रथम शिक्षा आयोग निम्न में से कौन था? राधा कृष्णन आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो यहाँ पे देखिएगा कहा है स्वतंत्र भारत में गठित प्रथम शिक्षा आयोग, जब भारत आजाद हुआ था तो उसके बाद से जो हमारा पहला आयोग था वह था, इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर? फर्स्ट ऑप्शन इसका भी हो जाएगा, दैट इज राधा कृष्णन आयोग। यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में मैंने लिखा है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, यह आयोग नहीं था, वो जो राधा कृष्णन आयोग था उसी का नाम क्या था? विश्वविद्यालय आयोग भी था, लेकिन यहाँ पे राधा कृष्णन आयोग ऑप्शन में है। जो राधा कृष्णन आयोग है उसका नाम केवल यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, यहाँ पर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग ऐसा कोई आयोग नहीं था। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपकी स्क्रीन पे है, आप जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। ये आ गया हमारे पास यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है सर, भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने हेतु ताराचंद समिति का गठन कब किया था? तो माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा करने हेतु जो ताराचंद समिति थी उसका गठन 1958, 1948, 1950 या 1953। तो इसका गठन भारत सरकार ने करा था माध्यमिक शिक्षा की उसके लिए 1948 में इसका गठन किया था ताराचंद समिति का। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि ताराचंद समिति ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, तो ताराचंद समिति ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट जो सौंपी थी वो सौंपी थी 1949 में, लेकिन यहाँ पे गठन कब किया गया है कह रहा है, तो इसका आंसर है 1948। अब देखिएगा सर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, आप देख पा रहे होंगे, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद माध्यमिक शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग कौन सा था? ये मैंने जब आपको वीडियो अपलोड किया था मुदालियर आयोग, वहां पे भी आपको डिस्कस किया था कि क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। और जो ये वीडियो है मेरा एमसीक्यू पार्ट 1 है, अभी मैं इस पे राधा कृष्णन आयोग और मुदालियर आयोग इन पे मिक्स क्वेश्चन अभी और लेके आऊंगा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद माध्यमिक शिक्षा पर बनने वाला प्रथम आयोग सर कौन सा था? तो आप सीधे ही इसका आंसर दे देंगे, तो इसका सीधे डायरेक्ट आंसर कौन सा है? ये आपका आंसर है हमारा यहाँ पे मुदालियर आयोग। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है मुदालियर आयोग। अब इसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके सामने है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष निम्न में से थे? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को आपको ऑलरेडी पता है, जिसका अन्य नाम राधा कृष्णन आयोग भी है। तो इसका सीधे सीधे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन थे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सचिव निम्न में से कौन थे? यानी कि राधा कृष्ण आयोग के सचिव कौन थे? ये भी मैंने आपको लेक्चर के टाइम पे बताया था, आप लोग जल्दी से बताइए, एक कंफर्म कर लीजिए कि कौन इसके सदस्य थे। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सदस्य थे श्री निर्मल कुमार सिद्धांत। तो देखिए वहां पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डॉक्टर निर्मल सक्सेना, ऐसे भी यहाँ पे ऑप्शन आ सकते हैं। ठीक है, अब इसी में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे मैं लेके आ रहा हूँ, देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदालियर आयोग का गठन कब किया गया था? तो यहाँ पे कह रहा है मुदालियर आयोग का गठन कब किया गया था, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग 23 सितंबर 1952, 23 अक्टूबर 1952, 23 सितंबर 1953, 23 अक्टूबर 1964। तो हमको इतनी अच्छी कमांड होनी चाहिए
क्यों, तो ये ऑप्शंस को जब हम वहाँ पे देखेंगे तो हमको ऑप्शंस बड़े कंफ्यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे जब आपको ये पीछे मुदालियर आयोग का मैंने जो ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो इसका जो आंसर है, मुदालियर आयोग का गठन हुआ था 23 सितंबर 1952 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने स्क्रीन पे है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो आपको अभी क्वेश्चन इजी लग रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे हम उसकी डिटेल पे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, उपरोक्त दोनों भी है डॉक्टर ताराचंद। तो इसके जो अध्यक्ष थे माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको हम मुदालियर आयोग भी कहते हैं, तो इसके जो अध्यक्ष हैं हमारे वो हैं ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ये क्या है? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे मैं सेट कर रहा हूं। तो देखिएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को जाना जाता है उच्च शिक्षा आयोग के नाम से, कोठारी आयोग के नाम से, राधाकृष्णन आयोग के नाम से, सर्वोच्च शिक्षा आयोग के नाम से। तो इसका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये हम बार बार कह भी रहे हैं। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को जाना जाता है किसके नाम से? राधाकृष्णन आयोग के नाम से। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन रखे गए हैं जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़े। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य था। तो जो हमारी राधाकृष्णन आयोग है उसकी नियुक्ति का मेन उद्देश्य कौन सा था? तो ऑप्शन ए कह रहा है 1, भारतीय विश्वविद्यालयों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना। दूसरा, देश की तत्कालीन और भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के निर्माण व विस्तार के हेतु सुझाव देना। तीसरा, उपरोक्त दोनों। और चौथा है प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु। तो प्राथमिक शिक्षा तो होगा नहीं, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय विश्वविद्यालयों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये भी आंसर है। और देश की तत्कालीन और भावी आवश्यकताओं के अनुरूप उच्च शिक्षा के निर्माण व विस्तार के हेतु सुझाव देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब इसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आप लोगों से मेरा ये कहना है कि आप लगातार अपनी तैयारी को करते रहें। ठीक, जब मैंने आपको मुदालियर आयोग के पूरे सदस्य बताए थे तो उसमें किसका सिलेक्शन कहाँ से हुआ था, सब आपको डिस्कस किया था। इसी के बेस पे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? मीन्स इसमें आप ऐसे समझिएगा कि क्वेश्चन को, जब मुदालियर आयोग का गठन हुआ तो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर उस समय किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? तो मैंने आपको उस समय भी इसको बताया हुआ था। तो किस विश्वविद्यालय के थे? आप थोड़ा सा दिमाग से सोचिए। दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू के थे, मद्रास के थे या कोलकाता के थे? तो उनका सिलेक्शन कहाँ से हुआ था? उस समय ये मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर सर। क्वेश्चन नंबर 12 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग या जिसको मुदालियर आयोग कहते हैं के सचिव थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग या मुदालियर आयोग के सचिव श्रीमती हंसा मेहता, डॉक्टर केएल श्रीमाली, डॉक्टर एएन बसु, डॉक्टर एसएस बोस। तो इसके जो सही आंसर है, मैंने आपको उस समय दिखाया था अपने नोट्स के थ्रू, आपको समझाया था कि डॉक्टर एएन बसु इसके क्या थे? सदस्य सचिव थे, मेंबर सेक्रेटरी, आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। और इसके असिस्टेंट सेक्रेटरी भी थे, सहायक सचिव, जो कौन थे? डॉक्टर एस एम एस चारी, वो क्या थे? इसके सदस्य सचिव थे, असिस्टेंट सेक्रेटरी, सहायक सचिव थे। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इसके जो सचिव थे वो कौन थे? तो वो थे डॉक्टर एएन बसु। इसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना आंसर यहाँ पर आप देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पे आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? देखिए, मैंने पहले कब गठन हुआ था थोड़ा पहले रखा था, अब भारत सरकार को रिपोर्ट कब प्रस्तुत की ये थोड़ा बाद में रखा है क्वेश्चन। तो 25 अगस्त 1949, 24 अगस्त 1959, 25 सितंबर 1949 या 25 अक्टूबर 1959। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सोच के बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25 अगस्त 1949 को राधाकृष्णन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे।
क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से आप लोग यहाँ पे पहले पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे क्या है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा संगठन के कितने स्तर निर्धारित किए थे, यानी कि कितने स्तर बनाए थे राधाकृष्णन आयोग ने उच्च शिक्षा के, 5, 4, 3 या 2। तो आप लोग जरा सोच के देखिएगा कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। कितने स्तर थे मैंने आपको नोट से एक्सप्लेन किया था, और वो स्तर कौन कौन से थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो इसके 3 स्तर थे वो थे, एक तो स्नातक यानी ग्रेजुएशन, परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसके बाद से रिसर्च यानी कि शोध कार्य। जो स्नातक था वो 3 वर्ष का था, परास्नातक 2 वर्ष का था, और शोध कार्य में कहा था न्यूनतम 2 वर्ष, यानी कि उससे अधिक भी हो सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, आपके सामने ये रहा स्क्रीन पे। निम्न में से कौन मुदालियर आयोग का सदस्य नहीं था। तो मुदालियर आयोग में मैंने आपको बताए थे 10 सदस्य थे, जिसमें कि 8 भारतीय सदस्य थे और 2 विदेशी सदस्य थे। तो इसमें आप देखेंगे कि कौन सदस्य नहीं था। तो श्रीमती हंसा मेहता, ये आपको ध्यान आ रहा होगा, ये मुदालियर आयोग में सदस्य थे। डॉक्टर एएन बसु, ये जो एएन बसु हैं यहाँ पर, ये इसके सचिव हैं। उपरोक्त दोनों ये तो हैं ही इसके सदस्य। तो कौन नहीं थे, क्वेश्चन में पूछा है, ध्यान से देखिए, मुदालियर आयोग का सदस्य नहीं था। एग्जाम में आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, नहीं तो आप उपरोक्त दोनों भी जल्दबाजी में कर सकते हैं कि कौन सदस्य था। में क्वेश्चन में पूछा है कौन सदस्य नहीं था, तो इसके नहीं कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो हमारे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी कि राधाकृष्णन आयोग के अध्यक्ष थे, लेकिन वो इसके सदस्य नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 16 आप देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन राधाकृष्णन आयोग के सदस्य थे। राधाकृष्णन आयोग के सदस्य थे कह रहे हैं, तो श्रीमती हंसा मेहता, डॉक्टर केएल श्रीमाली, उपरोक्त दोनों, या डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। तो मैंने आपको बताया था उसमें जो डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, तो वो राधाकृष्णन आयोग के एक मेंबर भी थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ये राधाकृष्णन आयोग के सदस्य भी रहे थे। यदि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो मैं ये मान के चलूँगा कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे पा रहे होंगे। यदि किसी ने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनमें मैंने काफ़ी डिटेल से जिन नोट्स से मैंने तैयारी करी थी, वही नोट्स मैंने वहाँ पर यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड करे हैं, उनको एक्सप्लेन भी किया है, आप उनको जरूर सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा को कितने वर्गों में विभाजित करने का सुझाव दिया। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उच्च शिक्षा को कितने वर्गों में विभाजित किया है, मीन्स कौन कौन से सेक्शन रखे गए। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 4, 3, 5 या 2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जो राधाकृष्णन आयोग था, इसने उच्च शिक्षा को 3 वर्गों में विभाजित करने का सुझाव दिया था। वर्ग मीन्स सेक्शंस, एक हिसाब से हम कहें कि स्ट्रीम जो हम बोलते हैं, साइंस स्ट्रीम ऐसे करके। तो 3 जो यहाँ पर थे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3। और वो 3 वर्ग कौन कौन से थे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए। तो शायद जिसको याद आ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। एक तो कला वर्ग था, दूसरा कौन सा था, विज्ञान वर्ग की बात करी थी, और तीसरा वर्ग कहा था राधाकृष्णन आयोग ने व्यवसाय एवं तकनीकी। ठीक है, तो 3 वर्गों में विभाजित किया था, उच्च शिक्षा को विभाजित करने का सुझाव दिया था। ये जो क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 18 जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्वेश्चन जब मैंने 2021 में मैंने लेक्चरर का एग्जाम दिया था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव निम्न में से किस आयोग ने दिया था। तो ग्रामीण शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या राष्ट्रीय सर्व शिक्षा आयोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं।
ठीक है, मैंने अपने उसमें जो वीडियोज हैं उनमें काफ़ी डिटेल पे इन पे चर्चा की हुई है कि क्या उनके उद्देश्य थे, कितनी मैक्सिमम छात्र संख्या होनी चाहिए ग्रामीण विश्वविद्यालयों में। वो सब आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिएगा, अगर आप ऑलरेडी उनको देख के आए हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करें तो बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 19 वो आपके सामने यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 है, आप देखिएगा, मुदालियर आयोग का उद्देश्य व कार्य क्षेत्र निम्न में से कौन सा था या थे। मुदालियर आयोग के कार्य क्षेत्र या उद्देश्य कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों की जांच करना, ये तो था ही था। उनके विषय में रिपोर्ट प्रस्तुत करना, ये भी हो गई। उसके पुनर्गठन एवं सुधार के संबंध में सुझाव देना, तो इसका हो जाएगा ये चारों ही इसके आंसर हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, फिर है मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब प्रस्तुत की थी। जो मुदालियर आयोग है इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, तो इसको आप ध्यान से देखिए। 29 अगस्त 1953, 30 अगस्त 1952, 30 अगस्त 1953, 29 अगस्त 1966। देखिए, जब आप अगर ऑप्शन में एक बार अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो उससे काफ़ी टफ पड़ जाता है, लेकिन आपको ऐसे बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, इनमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। 29 अगस्त 1953 को मुदालियर आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी थी। और इसका गठन कब हुआ था, अभी पहले क्वेश्चन आया था, तो गठन कब हुआ था? 23 सितंबर 1952। मैं आप लोगों को ये राय देना चाहूँगा कि आपका जो भी स्टडी रूम है उसमें जो भी आयोग हैं इनके गठन और इनके द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को आप एक साथ लिख लें, और कुछ ट्रिक्स से उनमें आप आपस में कोरिलेशन भी ढूंढ सकते हैं, आपस में उनमें संबंध देख सकते हैं कि किसको हम कैसे याद कर सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके सामने है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्न में से किस आयोग ने प्रत्येक विश्वविद्यालय में छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया था। जो जब मैंने आपको राधाकृष्णन आयोग पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपसे कहा था कि जो भी आपका छात्र कल्याण सलाहकार बोर्ड हो, यानी कि प्रोक्टोरियल बोर्ड हो, या फिर विश्वविद्यालयों में एनसीसी की स्थापना का सुझाव हो, छात्र संघों का निर्माण हो, ये सब राधाकृष्णन आयोग ने ही कहा था। तो विश्वविद्यालय में जो ये बात कही थी, ये सब इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सीधे सीधे राधाकृष्णन आयोग ने। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये भी मैंने यहीं से ले लिया था। देखिए, निम्न में से किस आयोग ने विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में एनसीसी की व्यवस्था स्टार्ट करने का, यानी कि प्रारंभ करने का सुझाव दिया था। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग, भारत सरकार ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, उपरोक्त में से किसी ने नहीं। तो इसका भी सही आंसर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने ही यह सुझाव दिया हुआ था। ठीक है, अब इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 23 की ओर हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया था। यहाँ पे बात हो रही कि मुदालियर आयोग में माध्यमिक शिक्षा आयोग, इसने जो माध्यमिक शिक्षा थी इसको कितने भागों में विभाजित किया था। तो मैंने आपको इसका ऑप्शन है, देखिए, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। तो जो शिक्षा है उसको इसने 2 भागों में विभाजित किया था, आपको अगर ध्यान आ रहा हो। एक मैंने बताया था कि इन्होंने कहा था कि 3 वर्ष की माध्यमिक शिक्षा हो, और दूसरा इन्होंने कहा था कि 4 वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हो। 3 वर्ग की जो माध्यमिक शिक्षा थी, जो 3 वर्ष की, वो उन्होंने कहा था कक्षा 6, 7, 8 के लिए, और 4 वर्ष की जो उच्च माध्यमिक शिक्षा थी वो थी 9, 10, 11, 12। तो मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया था, 2 भागों में विभाजित किया था। अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से किस आयोग ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में छात्र संघों की स्थापना का सुझाव दिया था। ये हम अभी भी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, महाविद्यालय आयोग। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग से, इस नाम से कोई आयोग नहीं है। जो राधाकृष्णन आयोग है उसका नाम है केवल विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये 2 ऑप्शन सही हैं, ऐसा नहीं है। पहला जो ऑप्शन होगा, राधाकृष्णन आयोग को हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग दिया है तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर के अकॉर्डिंग, किसका, कि राधाकृष्णन आयोग ने
या फिर हम इस राधा कृष्णन आयोग को क्या कहेंगे, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, वही सब एक ही टाइप के क्वेश्चन मैंने ये लिए हैं जो कि आपको आसान रहे। निम्न में से किसने छात्रों को प्रशासन कार्य में प्रशिक्षित करने हेतु प्रोक्टोरियल बोर्ड बनाने का सुझाव दिया था? तो विश्वविद्यालयों में ये जितने भी थे ये सब बोर्ड वगैरह, ये सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? ये सुझाव दिया गया था हमारे राधा कृष्णन आयोग के द्वारा। तो इसका भी जो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सीधे राधा कृष्णन आयोग। ठीक, अब इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं निम्न में से कौन मुदालियर आयोग के सुझाव में सम्मिलित था या थे? जब मैंने आपको मुदालियर आयोग के उद्देश्य बताए थे तो एक एक हेडिंग डाल के वहां पे बताया था और आपसे कहा भी था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूर्व में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, जो ये क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तित्व का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, लोकतंत्री नागरिकता का विकास, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, और फिर व्यावसायिक कुशलता का विकास, या उपरोक्त सभी। तो ये सभी इसके क्या थे? उद्देश्य थे या सुझाव में सम्मिलित था, यहाँ पर लिखा है। तो कहीं ना कहीं ये इसके उद्देश्य थे, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया सुझाव में सम्मिलित थे, तो उद्देश्य थे तो इनसे रिलेटेड सुझाव भी दिए ही गए होंगे, ऐसा आप कॉमन सेंस यहाँ पे लगा सकते हैं अपना। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे है। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, मुदालियर आयोग ने पाठ्यक्रम हेतु कितने कार्य दिवस निर्धारित किए? मुदालियर आयोग ने पाठ्यक्रम यानी कि माध्यमिक शिक्षा के अकॉर्डिंग जो बात कही गई थी कि कितने हमारे कार्य दिवस होने चाहिए, वर्किंग डेज। तो इसका जो सही आंसर है आप जरा सा ध्यान से देखिए, 200 कार्य दिवस, 180 कार्य दिवस, 220 कार्य दिवस, या कोई कार्य दिवस निश्चित नहीं किए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप, 200 कार्य दिवस इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मुदालियर आयोग ने 200 कार्य दिवस की बात कही थी। और राधा कृष्णन आयोग ने क्या कहा था उच्च शिक्षा में, कि परीक्षा के दिवसों को छोड़ करके, ठीक है, अन्य जो होने चाहिए 180 कार्य दिवस, ये राधा कृष्णन आयोग से यहाँ पर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुदालियर आयोग के अकॉर्डिंग, ये आपका सही आंसर हो जाएगा 200 कार्य दिवस। ये काफी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो नया है, इसको आप देखेंगे। यदि हमें विश्वविद्यालय शिक्षा के किसी एक विषय का सुधार करने को कहा जाए तो वह विषय परीक्षा होगा। यह वक्तव्य किसका था? यह क्वेश्चन बहुत जगह पूछा जा चुका है पहले भी, और सेम ऐसे ही ये पूछा जा चुका है इसी लैंग्वेज में। तो इसका यूजीसी एक्ट का, राधा कृष्णन आयोग का, भारतीय परीक्षा सुधार आयोग का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भारतीय परीक्षा सुधार आयोग का ऐसा कोई आयोग है नहीं। इसका भी जो सही आंसर है, मैंने आपको वीडियो में पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया था उस समय, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा था? राधा कृष्णन आयोग ही इसका करेक्ट आंसर है। और राधा कृष्ण आयोग ने, मैं यहीं पर आपको ये भी बता दूं, हम न्याय, प्रजा एवं स्वतंत्रता के उसके पथ पर अग्रसर हैं, यह भी एक लाइन उसने कही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, नोट्स या फिर ये एमसीक्यू, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आगे कमेंट बॉक्स में मैं आगे भी ऐसे क्वेश्चन अपलोड करते रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 29 है सर, किस आयोग ने प्रत्येक विश्वविद्यालय में परीक्षा सुधार के लिए पूर्णकालिक परिषद की स्थापना का सुझाव दिया था? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने? तो जरा सोचिएगा, नोट्स में मैंने ये भी लिखा हुआ था कि पूर्णकालिक परिषद की स्थापना का सुझाव, परीक्षा में सुधार के लिए एक पूर्णकालिक परिषद होनी चाहिए, किसने कहा था? तो विश्वविद्यालय में परीक्षा है तो अभी तक विश्वविद्यालय वाला ही ऑप्शन हो रहा है, राधा कृष्णन और मुदालियर ही इसमें दूर से मैंने एमसीक्यू उठाए हैं। तो इसका सही आंसर है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने या राधा कृष्णन आयोग ने। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैंने नोट्स पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। आप जिन लोगों ने बहुत अच्छे से मेरे नोट्स से वीडियो सुने होंगे और अपने नोट्स बनाए होंगे तो डायरेक्ट
वो देखते ही क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। संपूर्ण भारत में माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम के संबंध में समान नीति एवं समान योजना बनाने के लिए केंद्र में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड स्थापित करने का सुझाव किसने दिया था? तो यह राधाकृष्णन आयोग, कोठारी आयोग या माध्यमिक शिक्षा आयोग? तो इसका सही आंसर है सर माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि मुदालियर आयोग ने। लेकिन अभी तो मैंने एमसीक्यू उठा रखे हैं किससे? राधाकृष्णन और जनरली माध्यमिक शिक्षा आयोग से, लेकिन बाद में कोठारी आयोग भी आ जाएगा कहीं पर, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, आप अपने तैयारी को परफेक्ट बना के चलिएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है, सही आंसर वो क्या है? माध्यमिक शिक्षा आयोग ने। यहीं पर आपको ध्यान दिला दूं, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने ये भी कहा था जैसे सेंटर पे हमारा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन कैब होता है, ऐसी राज्यों में क्या कहा था? पैब होना चाहिए आपका प्रोविजनल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो इसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है मुदालियर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया था? काफी इंपॉर्टेंट है कि जो मुदालियर आयोग यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा आयोग था, इसने जो माध्यमिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था इसको कितने भागों में विभाजित किया था? ऑप्शन नंबर 1 है 7 वर्गों में, ऑप्शन नंबर दूसरा है 5 वर्गों में, ऑप्शन नंबर 3 है 6 वर्गों में, ऑप्शन नंबर 4 है 8 वर्गों में। तो आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। अगर किसी को आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको बताया था। तो इसका जो आंसर है वो है हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 7 वर्गों में। ये 7 वर्ग कौन कौन से थे मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर मुदालियर आयोग में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। आपको डायरेक्ट ये याद होने चाहिए, ऐसा नहीं कि अब आपको पीछे नोट्स खोदने पड़ रहे हैं। ठीक है, क्यों? तो उसी को एक अच्छी प्रिपरेशन कहते हैं, क्यों? तो वहाँ आ जाएगा कौन सा पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं था। तो जैसे मैं आपको बताऊं, आप भी याद करिए, मानव शास्त्र था, उसमें विज्ञान था, तकनीकी था, वाणिज्य था, कॉमर्स, एग्रीकल्चर कृषि था, ललित कला था, और एक और था गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस। वह किसके लिए था? केवल बालिकाओं के लिए। तो पहला क्या बोला मैंने? मानव शास्त्र, ध्यान में रखिए। दूसरा विज्ञान, तीसरा तकनीकी यानी कि टेक्निकल एजुकेशन, चौथा था वाणिज्य कॉमर्स, पांचवा था कृषि एग्रीकल्चर, छठा था ललित कला, और सातवां क्या था? गृह विज्ञान। ठीक है, तो इसके बाद से अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से भी घुमा के आप लोगों से पूछा जा सकता है, जैसे मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किए हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो देखिए, पहले तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष हैं हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। अब बात आती है कि इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। तो शिक्षा और दार्शनिक भी ये थे, तो शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में ही इनको भारत रत्न मिला था। तो पहला ऑप्शन है 1951 में, दूसरा 1953 में, तीसरा 1954 में, चौथा 1958 में। जब मैंने आपको राधाकृष्ण आयोग पढ़ाया था, जब हमने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, ठीक है, तो मैंने आपसे ये कहा है कि जो भी जिस आयोग के अध्यक्ष रहे हैं, आप उनके बारे में भी गूगल से सर्च करके या बुक से कहीं से उनके बारे में जरूर पढ़िए, क्योंकि तो उनकी जीवनी से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर के आया, फिर आप इस क्वेश्चन को आउट ऑफ सिलेबस नहीं कह सकते कि सिलेबस में नहीं था। कि तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, उनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा आंसर हो जाएगा सर? ये देखिएगा, इसमें जो यहाँ पर ये मेरे से इंक लगी, गलत लगी है बाई चांस ऐसे ही। ठीक, तो कब मिला था? 1954 में राधाकृष्णन जी को भारत रत्न मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1954 में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मुदालियर आयोग में कुल सदस्य थे, यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग में कुल सदस्य पूछा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 6, ऑप्शन नंबर 2 8, ऑप्शन नंबर 3 10, ऑप्शन नंबर 4 11 है।
तो मुदालियर आयोग में हमारे कुल सदस्य कितने थे सर? इसका सही आंसर आप सोचिए। अगर आपको आ गया तो बहुत अच्छा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। इसमें 10 सदस्य थे, जिसमें मैं आपको बता चुका हूं कि 8 सदस्य क्या थे? भारतीय सदस्य थे, और 2 सदस्य क्या थे? इसमें विदेशी सदस्य थे। ठीक है, और कौन से भारतीय हैं, कौन से विदेशी हैं, मेरे माध्यमिक शिक्षा आयोग वाले लेक्चर में मैंने सारे सदस्यों के नाम लिखे हैं। किसका सिलेक्शन कहाँ से हुआ था ये भी वहां पर मेंशन है। तो आप जिसने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देख लें। ठीक, तो इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 33 के बाद से एक और क्वेश्चन है इसी में, क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन को अभी मैं थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहा था आप लोगों से, और यहाँ पे मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में भी लेके आ गया हूँ। माध्यमिक शिक्षा आयोग यानी कि मुदालियर आयोग के सहायक सचिव, असिस्टेंट सेक्रेटरी कौन थे? तो पहला ऑप्शन है डॉक्टर SMS चारी, डॉक्टर KG सैयदेन, डॉक्टर AN बसु, डॉक्टर KL श्रीमाली। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर आयोग के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी सहायक सचिव हैं वो कौन है सर? ऑप्शन नंबर 1 डॉक्टर SMS चारी। अगर इसके मेंबर सचिव, सदस्य सचिव कौन थे अगर आता है तो सदस्य सचिव, तो तब इसका ऑप्शन हो जाता 3, या सचिव कौन थे आता केवल, तो हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर AN बसु। लेकिन यहाँ पे सहायक सचिव पूछा गया है तो इसलिए इसका आंसर है डॉक्टर SMS चारी। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर जो 35 है। तो क्वेश्चन नंबर 35 ये आपके सामने है, देखिएगा। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाने का सुझाव निम्न में से किसने दिया? तो मैं आपको बताना चाहूँगा यह क्वेश्चन लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्जाम 2021 में जब मैंने भी एग्जाम दिया था उस समय यह क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाने का सुझाव, ऑप्शन नंबर 1 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, दूसरा माध्यमिक शिक्षा आयोग, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, या UGC। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है ऑप्शन नंबर 2 माध्यमिक शिक्षा आयोग या फिर मुदालियर आयोग। अब आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, देखिए ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़िए। प्रत्येक राज्य में एक शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना का सुझाव दिया। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रत्येक राज्य में एक शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना का सुझाव किसने दिया? राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, या UGC मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये कह रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ब्यूरो। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मुदालियर आयोग। तो आज की ये यहाँ पर मैंने 36 MCQ लिए थे। ये MCQ मैंने केवल एक ही आयोग से नहीं लिए कि राधाकृष्णन आयोग या मुदालियर आयोग, या केवल मुदालियर आयोग से, नहीं तो फिर उससे हमारे माइंड में एक ऐसा बन जाता है कि राधाकृष्णन आयोग से भी हो सकता है या उसी के हम MCQ करा दें या मुदालियर आयोग। तो मैंने आपको ऑलरेडी राधाकृष्णन आयोग, मुदालियर आयोग और कोठारी आयोग को डिटेल में एक्सप्लेन किया है, उसके अलग से लेक्चर अपलोड किए हैं, आप उनको देखिएगा। और नेक्स्ट जो मैं इसका पार्ट 2, ये है हमारा पार्ट 1, मैंने कुछ राधाकृष्णन आयोग और कुछ मुदालियर आयोग से 36 क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। नेक्स्ट में मैं लेकर के आऊँगा राधाकृष्णन आयोग और मुदालियर आयोग और कोठारी आयोग से भी मैं मिक्स कर दूंगा क्वेश्चन। तो मैं तीनों आयोग से ऐसी MCQ डालते रहूँगा। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वाले MCQ सेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा, ताकि आप देखिएगा कि जितने भी क्वेश्चन मैं अपलोड करूँ उसमें से आपने कितने आपके सही हुए। अगर आपके सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आप स्वयं से पहले इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और अपना स्वयं का आकलन भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी बने रहें, लगातार अपनी तैयारी को करते रहें, अडिग रहें, अपनी तैयारी लगातार बनाए रखिएगा। आप अभी स्क्रीनिंग की भी तैयारी करते रहिए जब तक कि कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है कि स्क्रीनिंग हट गया है या फिर स्क्रीन ये इसमें ये मॉडिफिकेशन हुआ है। तब तक आप जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहिए, आपका पढ़ा हुआ बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि तो टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा होगा। ठीक है, या तो एग्जाम में ही पूछा जाएगा, या अगर दोबारा से किन्हीं कारणों से अगर इंटरव्यू होने की बात आई तो वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप तैयारी करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स लॉट। अगर आपको ये चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और
जो और जो भी आपके साथी हैं उनको भी फॉरवर्ड कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।